दोस्तों लोग जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं एक जगह वो फंसते हैं लेबर रेट में, तो वहां धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेबर रेट में क्या क्या काम होते हैं और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि कंस्ट्रक्शन में जो नया घर बनाते गलतियां करते हैं वो नहीं करनी है। मैं आज वो गलतियां आपको बताऊंगा, आपको उनको नोट करना है, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बताना है। जहां आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ठेकेदार को समझाना है। ये होती है घर की कंस्ट्रक्शन में उसकी फुटिंग, उसका नीचे का एरिया अगर वो सही से रहेगा, मतलब सही से बनेगा, तो ऊपर का घर उस पर रुका रहेगा। तो आज की वीडियो में यही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आपको बताता हूँ खर्चा कितना आता है, मतलब लेबर रेट आपको आइडिया दे दूंगा। पहले वीडियोस आ चुकी हैं इस पर, लेकिन पूरा क्लियर अभी आपके लिए लेके आया हूँ। पहले बताऊंगा लेबर रेट, फिर जो घर की कंस्ट्रक्शन में गलतियाँ की जाती हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि फुटिंग को अच्छे से कैसे करना है। तो 235 से 250 रुपये इस समय रेट है। मोस्टली यही रेट हर स्टेट में मैं पकड़ूंगा कि यही रेट चल रहा है, जिसमें आपको करके क्या देगा। ये मैं बात कर रहा हूँ लेबर रेट का, मतलब मटेरियल आप खरीद के दोगे, कोई भी मटेरियल है, मटेरियल आपका, लेबर उसकी, ठीक है। उसमें आपका आरसीसी का होता है, मतलब कॉलम, फुटिंग, बीम, स्लैब तक, फिर ब्रिक वर्क भी करके देते हैं, कुछ जगह प्लास्टर भी करके देते हैं। 250 यहाँ रेट है, ठीक है। ये रेट में, मतलब इस रेट में, लेबर रेट में आपका ये काम होता है, क्लियर। फिर उसमें शटरिंग भी ठेकेदार की होती है, ये याद रखना, शटरिंग ठेकेदार की, लेबर ठेकेदार की, और उसके जो इक्विपमेंट्स होंगे वो ठेकेदार के। वाइब्रेटर हो गया, जहां जो भी एसेसरीज चाहिए, ये इसमें क्या करते हैं ठेकेदार, रेट ये कर लेते हैं, ठीक है। 250 रेट कर लिया। फिर यहाँ शटरिंग का भी थोड़ा बहुत बोल देते हैं आपको, इक्विपमेंट का भी बोल देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये रेट आप कर रहे हो तो आपको इतना है। अगर हम इसको एग्जांपल समझते हैं एक, कि अगर आप विद लेबर काम करवा रहे हो, मटेरियल अपना ला रहे हो, तो कितना खर्चा पड़ जाता है। तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम घर पकड़ते हैं कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, आपका जितना भी है, तो 250 हमने रेट पकड़ा, उसमें हमारा 2.5 लाख लेबर कॉस्ट आ जाएगा। कितना? 2.5 लाख रुपए लेबर कॉस्ट आ जाएगा। बाकी मटेरियल का खर्चा अलग से आपका लगेगा। ये होता है उनके लिए जिनको मटेरियल का नॉलेज है, लेकिन लेबर का दिक्कत झंझट नहीं लेना, तो आप लेबर कर सकते हो। फिर विद मटेरियल अगर लेते हैं, इस पे अलग से वीडियो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग कहा, वो अलग से देख सकते हो। विद मटेरियल अगर करने जाते हो, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो 1600 आपका कुछ पड़ता है, 1650 पकड़ के चलते हैं हम, लमसम इतना रेट पड़ता है फिनिशिंग तक, ठीक है। तो आपका 16.5 लाख रुपया कुछ खर्चा आपका आ सकता है घर बनाने में। विद मटेरियल आपने ठेकेदार कर लिया और करवा दिया, लेकिन कैसे करना है वो करना है, उस पर वीडियो है। फिर हम बात करते हैं टाइलिंग अगर आप करवाते हो। देखो हमारा प्लास्टर तक काम खत्म हो गया, फिर टाइलिंग का काम आता है। तो टाइलिंग में जो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका जो भी रूम होगा, तो जितने बाई जितने का रूम है या जितना बाई जितने का है, तो 14 से 16 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, और एवरेज पकड़ लेते हैं वो। आपकी फ्लोरिंग का भी यही रेट ले लेंगे, आपकी वॉल का भी ये रेट ले लेंगे। लेकिन कम रेट के चक्कर में कि कुछ लोग 12 भी करेंगे, कुछ लोग 11 भी करेंगे, तो उनका क्वालिटी खराब हो सकती है। आप भले देखो 3-4 आपको कॉन्ट्रैक्टर को तो पूछना चाहिए, लेकिन उनसे उनका क्वालिटी ऑफ वर्क जरूर देख लो। मेरे साथ जब मेरे घर की कंस्ट्रक्शन हुई थी, मैं तब इंजीनियरिंग कर रही रहा था, तो उस दौरान काफी चीजें हुई है। ये चीजें मतलब कम रेट में कॉन्ट्रैक्टर तो कर लिया है, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी खराब थी। और मेरे को काफी लोगों ने कहा कि सर एक बार पुराना काम इनका देख लीजिए, तो नहीं देखा, तो उस कारण हुआ क्या, क्वालिटी बहुत खराब गई है काम की। तो हमेशा मैं तो मस्ट एक सजेशन दूंगा, जिससे भी आप काम करवाओ उसका पुराना काम एक बार देख लेना। फिर प्लम्बिंग पे आते हैं हम। प्लम्बिंग पे देखो, प्लम्बिंग पे आपका अगर लेबर खुद का, मतलब एक प्लम्बर हायर करना है, वो लेता है 800 रुपये पर डे का, 8 घंटे का, ठीक है। 800 रुपये लेगा, वो काम अपने हिसाब से करवाओ, लेकिन वो काम अच्छा करके नहीं देते हैं, दिहाड़ी बढ़ाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, 25 से 30 रुपये रनिंग फीट वो लेते हैं, हॉट वाटर भले कोल्ड वाटर। तो जो जहां जहां पाइप आपकी जाएगी, ठीक है, उसको वो मेजरमेंट करती है। जितना रनिंग फीट होगा, मतलब पूरे घर में, वो 25 से 30 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से लेते हैं। और जो मोटी पाइप रहती है 3 इंच की, 4 इंच की, उसके लिए थोड़ी एक्सकवेशन करनी पड़ती है उनको, या फिलिंग करनी पड़ती है, तो 65 रुपये रनिंग फीट उसमें लेते हैं। भले कि टाइम उसमें कम लगता है, मैंने देखा, लेकिन उसमें टाइम कम लगता है, लेकिन प्रिकॉशन उतने ज्यादा लेने पड़ते हैं। जब उसकी फिलिंग करवाओ ना, प्रॉपर से कंक्रीट से ये सब चीजें करके ही फिलिंग करवानी है। और स्लोप देना, उसमें स्लोप का दिक्कत रहता है, स्लोप पहले दे देना। इलेक्ट्रिशियन का जो पॉइंट के हिसाब से लेते हैं, तो कई जगह ये देख रहे होंगे कि रेट ज्यादा है, लेकिन इस रेट में आजकल काम चल रहा है 170 रुपये पॉइंट के हिसाब से लेते हैं, पूरा आपका घुमा के वो दे देंगे। पुट्टी का अगर हम बात करें, पुट्टी का 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है,
ये 2023 में थोड़े रेट बढ़े हैं, पहले ये आपको 1 से 2 रुपए में भी मिल जाते थे, इसमें 2 कोट वो करके देगा। पेंट की अगर हम बात करते हैं 2 से 3 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेंट का इस समय चल रहा है। ब्रिक वर्क का अगर हम बात करें तो आपका 25 से 27 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस समय रेट चल रहा है, उसको मेजरमेंट करके वो ले लेते हैं। इसमें मटेरियल आपका लेबर रेट में आपको बता रहा हूँ। प्लास्टर वर्क का 15 से 18 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस समय रेट चल रहा है। फिर हम बात करते हैं बीवीएस की, इसको मैं थोड़ा साइड रख दूं। जो सरिया कटिंग बेंडिंग वो करना है तो टन के हिसाब से देखें तो 5500 या 6000 रुपए पर मीट्रिक टन के हिसाब से रेट भी चल रहा है। फिर मतलब कुछ लोग केजी में लेते हैं तो 5 रुपए केजी पर रेट चल रहा है। क्विंटल में भी 550 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से रेट चल रहा है। तो ये कटिंग बाइंडिंग सब कुछ वो करके उसमें देंगे, बाइंडिंग वायर आपकी रहेगी। वाटर प्रूफिंग छत पे करवाते हो लेयर्स तो 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है। मटेरियल रेट की अगर हम बात करते हैं 2023 में तो एवरेज जो पकड़ के चलो आप, तो सीमेंट का रेट चल रहा है 410 से 430 रुपए बैग। उसमें हमारा एसीसी भी आ गया, अल्ट्राटेक भी आ गया, अंबुजा आ गया, अच्छे अच्छे सीमेंट सब आ गए। 410 तक रेट पहुंच चुका है, कई जगह 20 कई जगह 30 भी मिलता है। तो इसमें अगर वाटर प्रूफिंग सीमेंट की तरफ आप जाते हो कि वाटर प्रूफिंग सीमेंट हमें लगवाना है, तो वाटर प्रूफिंग सीमेंट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो इससे 30 से 40 रुपए महंगा होता है। मतलब वो आपको 450 60 ऐसे आपको वो मिलेगा वाटर, वो स्लैब के लिए जो सुरक्षा कवच ववच जो रहता है। मेरे ख्याल में वो कोई इतनी कोई टेक्नोलॉजी उसमें यूज नहीं है। आप सिंपल यूज करो, वाटरप्रूफिंग केमिकल मिक्स कर लो और वाइब्रेटर चलाओ और थिकनेस चेंज दो, कुछ नहीं होगा। सैंड अगर हम बात करते हैं, जो ब्राउन सैंड देखने को मिलते हैं, बालू हमारा मिलता है, वो 50 से 70 रुपए पर CFT के हिसाब से मिलता है। लेकिन क्वालिटी चेक कर लेना, उसमें सिल नहीं होनी चाहिए। फिर ब्लैक जो सैंड रिवर सैंड रहती है वो 55 से 60 रुपए पर CFT इस समय मार्केट में अवेलेबल है। फिर जो एग्रीगेट है हमारा 10 mm का और 20 mm का, तो ये टन में भी आता है, कई जगह अलग से आता है, CFT में भी आता है। तो टन में हम बात करें 500 से 600 रुपए टन है, लेकिन CFT में भी 60 से 65 रुपए पर CFT के हिसाब से भी आपको एग्रीगेट मिल जाएगा। 20 mm का 580 मतलब 600 से 700 रुपए टन के हिसाब से मार्केट में आपको मिलेगा। ब्रिक वर्क जो रह रही है, ब्रिक वर्क इस समय 10 रुपये ब्रिक वर्क हो गई है। लाल ब्रिक एक अच्छी क्वालिटी की, फ्लाई ऐश की आपको सस्ती मिल जाएगी, 7 से 8 रुपए में वो ब्रिक मिल जाएगी। जो स्टील का इस समय रेट है, स्टील आपको 75 से 85 में मिल जाएगा। टाटा का आपको 85 तक GST के साथ मिल जाएगा अच्छी, अगर किसी अच्छे रिटेलर से लेते हो। फिर सेल का, विजय का, ये अच्छी कंपनी। जिंदल पैंथर यूज करो, वो भी अच्छा है। पुट्टी आपको 30 से 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाएगी। बैग जो रहता है इसका 40 केजी का, वो अप्रॉक्स 800 से 900 रुपए में आपको मिलेगा। टाइल की अगर हम बात करते हैं तो 35 से 75 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्वालिटी आती है, आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स आ रही हैं, वो थोड़ी महंगी हैं, 75 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलती है। तो ये चीजें ठीक है। सेक्शन में जो नया घर बनाते गलतियां करते हैं वो नहीं करनी है। मैं आज वो गलतियां आपको बताऊंगा, जैसे आप सामने देख रहे हो, ठीक है। फुटिंग की डेप्थ है, पहली चीज वही होती है। लोग क्या करते हैं, फुटिंग की डेप्थ पहले ध्यान नहीं देते हैं। मतलब उनका प्लान होता है कि डुप्लेक्स बनाना है, बस हम फुटिंग उतनी देंगे, और डुप्लेक्स के हिसाब से जहाँ तो कॉन्ट्रैक्टर से पूछ के वो डेप्थ देते हैं 3 से 4 फुट। ना मिट्टी की क्वालिटी देखते हैं ना कुछ। जो फुटिंग की डेप्थ आपको देनी है वो प्रॉपर आपको प्लानिंग के साथ देनी है, फ्यूचर प्लानिंग के साथ देनी है। कि आपको भले डिप्लेक्स बनाना है लेकिन एक स्टोरी एक्स्ट्रा लेके आपको फुटिंग की डेप्थ देनी है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है 1 2 3 4 स्टोरी, उतनी डेप्थ आपको उसकी नीचे देनी पड़ती है। सॉइल को भी देखना पड़ता है, लोड भी देखना पड़ता है। तो ये मत करिएगा कि उसने 3 से 4 फुट दी है फुटिंग की डेप्थ तो हम भी 3 से 4 दे देंगे। फुटिंग का साइज भी मैटर करता है। तो सबसे पहली चीज ही, अगर टांगें ही अच्छी नहीं होंगी तो ऊपर आदमी नहीं चल पाएगा। तो आपको जो फुटिंग देनी है वो प्रॉपर स्टील भी उसमें देखना है कि कितना स्टील डालना है। कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे अब मत रहो, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो हार्श होते जा रहा है। तो आपको जो भी घर बनाना है उसका प्रॉपर डिज़ाइन करवाओ, एक आर्किटेक्ट के पास जाओ। मेरे ख्याल में आर्किटेक्ट को कहो, पूरा पहले सर्वे करेगा, पूरा आपका स्ट्रक्चर की डिटेल देगा। स्ट्रक्चर की डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले आप इंटीरियर डिज़ाइनर मत लो, भले आप एलिवेशन मत दो, लेकिन स्ट्रक्चर की डिटेल अगर प्रॉपर से नहीं दोगे तो फ्यूचर में जाके काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्रैक्स आएंगी, डैम्पनेस आएगी, घर गिर सकता है और लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। ठीक है, तो आपको फुटिंग की डेप्थ प्रॉपर तरीके से देनी ही देनी है। जैसे जैसे आगे बढ़े हम, तो हमने गलतियां देखी और ज़्यादा। यहाँ प्लिंथ बीम है, ठीक है। प्लिंथ बीम का आप स्टील देखो, जो स्टील मिट्टी में पड़ा हुआ है, ये तो गलत चीज़ है ही है। ये मिट्टी में दबा हुआ है, पत्थर ही पत्थर है
और ये गलत चीज़ है। मिट्टी के जो आपका स्टील रहेगा मिट्टी में तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो लेयर है वो रिब्स ख़त्म हो जाएंगी। अगर वो 15-16 दिन उसमें रहेगा तो वो ख़राब होने लग पड़ेगा, डिट्रॉयड हो जाएगा। तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है। और जब जहाँ हम देखते हैं कि इसकी स्पेसिंग और इसका देखो डेवलपमेंट लेंथ ही नहीं है, जो एल होता है हमारे कॉलम के बीच सरिये का वो है ही नहीं, और ये एल अगर नहीं दिए तो क्या काम है। मतलब कोई वो एक टाई करके तो रखेगा ही नहीं कॉलम, और बीम में कोई जॉइंट ही नहीं रहा, वो अलग अलग चीज़ हो गई। तो आपको क्या करना है, जो आपका मतलब एल होगा डेवलपमेंट लेंथ होगी वो देनी ही देनी है। यहाँ आप देख रहे हो प्लम कंक्रीट किया जा रहा है, चलो प्लिंथ बीम में प्लम कंक्रीट है, लेकिन यहाँ स्टोन की रेशो में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है कंक्रीट से, तो ये आपको नहीं करना। फिर यहाँ देखो डेवलपमेंट लेंथ नहीं है, और लैप एक ही जगह पे आप देख रहे हो, एक ही जगह पे 6 के 6 सरियों का लैप दिया है, और लैप इस तरीके से दिया है कि बस सरिया मतलब कॉलम तक पहुंचाना है किसी तरीके से, और वही यहीं किया गया है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती होती है कि मतलब आपको एक तो एल नहीं दे रहे हो, दूसरा लैप इस तरीके से दे रहे हो कि बस नाम का लैप देना है, तो वो चीज़ ख़राब है। बाकी स्पेसिंग आप देखते हो, मतलब जो प्लिंथ बीम में स्पेसिंग दी हुई है वो भी प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग नहीं दी है। तो प्रॉपर जब डिज़ाइन नहीं होगा, आप सुपरवाइज नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर छोड़ दोगे सब चीज़ें, तो ऐसा ही होता है, वो करेगा ऐसा, और क्योंकि उसको तो पैसा बचाना ही बचाना है। और यहाँ जो गलती आप देख रहे हो, जो सरिया जो है एक ही जगह से कट है, लैपिंग की प्रॉब्लम है। ये मैं मोस्टली ये जो मिस्टेक्स गिना रहा हूँ ना, ये कॉमन मिस्टेक है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन तब भी आप ये चीज़ें चलाते हो। आपको कभी भी एक जगह लैप मत देना है। और यहाँ जो स्टील यूज़ किया गया है वो 10 mm का सरिया, और कॉलम में 10 mm का सरिया मतलब ही नहीं है कुछ, भले आप सिंगल स्टोरी यहाँ 12 mm का सरिया आप देख रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। और लैप एक ही जगह आने वाले हैं, क्योंकि अभी प्लिंथ बीम हुआ है, ऊपर तो कॉलम जाने ही जाने हैं। और जब लैप एक जगह आ गए तो क्या मतलब रहा उस कॉलम का, क्योंकि लैप एक जगह आपको नहीं देने, आपके लैप अल्टरनेट होना चाहिए। मतलब उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम से 1.5 मीटर तो होना ही होना चाहिए। एक जगह पे लैप कभी नहीं दो, 50D के हिसाब से लैप दो, ये बेसिक चीज़ है, ये हर एक को पता होनी चाहिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कॉलम कहाँ है, बीम कहाँ है, उसका सरिया प्रॉपर से उसमें नहीं किया गया। ये कहाँ गलती होती है, ये होती है लेआउट में। अगर प्रॉपर से लेआउट नहीं किया हो तो आपका कॉलम इधर से उधर हो जाता है, और बाद में जॉगल किया जाता है मतलब पूरे बीम को मोड़ा जाता है। और यहाँ कहना यही होगा ठेकेदार के या कॉन्ट्रैक्टर का कि इस पे लोड नहीं है, प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम का लोड तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन कॉलम दे रहे हैं तो हमें प्रॉपर से जंक्शन उसका बनाना रहना होता है। तो ये जो गलती है ये मत करो, ऐसी गलतियां काफ़ी बड़े रिस्क क्रिएट कर सकती हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। तो आपको जो भी प्रॉपर आपका जो कॉलम बीम है उनका प्रॉपर लेआउट करो, उनका प्रॉपर उससे लेवल करके उस चीज़ को आगे बढ़ाओ। देखो यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ स्टेयर की, ठीक है, स्टेयर की कंस्ट्रक्शन की, आप देख रहे हो नीचे ईंटें चिपकी हुई हैं। ये क्या हुआ है, ये किया गई है शटरिंग, कच्ची शटरिंग, यहाँ प्लेट चिपकी हुई है। तो इसका क्या है, लेबर कॉस्ट जो आपका ठेकेदार होगा उसने तो अपना टाइम बचा दिया, शटरिंग बचा दी, बस आप जब प्लास्टर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे तो वो तो एक एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा इसके, क्योंकि सब चीज़ उसको निकालनी रहेगी अलग से। और इसी में दूसरी गलती हम देख रहे हैं, डैम्पनेस आपको स्लैब में दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी डैम्पनेस आपको दिख रही है। ये क्या कारण है, अगर प्रॉपर से आप पूरी थिकनेस नहीं दोगे स्लैब की, अगर 6 इंच से कम होगी तब भी चांसेस रहते हैं, प्रॉपर से कंक्रीटिंग नहीं की तब भी चांसेस रहते हैं। और कुछ वॉइड्स अगर रह गए, कवर ब्लॉक प्रॉपर से नहीं हो, या कवर ब्लॉक की जगह ईंटें यूज़ की हो, तो ऐसे होता है। मैंने बहुत जगह देखा कि ईंटें यूज़ करते हैं कंक्रीटिंग के दौरान स्लैब में, तो ऐसी स्लैब आपको डैम्पनेस दिखेगी, तो उसके लिए खर्चा बढ़ता है, फिर प्रॉपर स्लोप भी नहीं होती है, तो आपको उसके लिए दोबारा ऊपर एक लेयर डालनी पड़ती है या वाटर प्रूफिंग करवानी पड़ती है। जहाँ आप देख रहे हो बीम में कंडक्ट पाइप डाली गई है, कभी भी आपको कॉलम और बीम में ये इलेक्ट्रिक वायर की पाइप है, कंडक्ट पाइप नहीं डालनी है, ये वॉइड क्रिएट करती है और फेलियर के चांसेस बढ़ा देती है। और जब सही तरीके से कंक्रीट नहीं करते तो ऐसे कुछ हनीकॉम्ब निकलते हैं। इसमें तो देखो कब्ची बार दिख रही है, ये ख़राब चीज़ है। अगर प्रॉपर से बायोरेटर यूज़ नहीं किया, प्रॉपर से कंक्रीट आपने नहीं बनाया, या पानी ज़्यादा डाल दिया, या शटरिंग प्रॉपर से नहीं, तो ऐसा हनीकॉम्ब दिखता है। और हनीकॉम्ब से क्या होता है, देखो ख़राब होती है वो चीज़, उसमें थोड़ा अभी ये इसको भरदोती दिया जाएगा, प्लास्टर कर दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। और फिर जब आपको फिलिंग करनी है, मतलब जो सैंड फिलिंग करते हैं,
प्लिंथ बीम से हमेशा 6-7 इंच नीचे रखना, ऊपर जो पूरी राफ्ट डालना, जो ग्रेड स्लैब करते हैं वो करो, क्योंकि अगर प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी होगी, वो ब्रिक से टच होगी तो डैम्पनेस बढ़ती है। यहाँ तो सामने आप देख रहे हो डीपीसी तक नहीं की गई है, तो अगर डीपीसी नहीं कर रहे हो तो ये ख़राब चीज़ है। डीपीसी आपको प्रॉपर करनी है। और प्लिंथ, देखो ये खेत में घर की कंस्ट्रक्शन हुई है और प्लिंथ लेवल कुछ ज़्यादा नहीं है, प्लिंथ आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है। मतलब मैं कहूँगा आपका मिनिमम रोड से या खेत में आप कोई अप्रोक्स 3 फुट 2-2.5 फुट तो ऊपर रखो ही रखो, जितना ऊंचा रहेगा उतना सही रहेगा। और यहाँ क्या किया जा रहा है, मतलब ब्रिक वर्क और कॉलम कंस्ट्रक्शन साथ साथ में की जाएगी। सही प्रोसेस है, कोई नहीं है, बॉन्ड बनती है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में उतना कॉलम, देखो कॉलम को अगर अकेले कास्ट करोगे तो वो सही रहता है। जब दिक्कत उसमें एक रहती है कि ब्रिक और कॉलम की बॉन्ड नहीं बनती है, लेकिन उसको सही कर सकते हैं प्रॉपर से चिकन मैश यूज़ करके। लेकिन अगर ऐसे कॉलम की कास्टिंग हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा इसमें प्रॉपर से क्यूरिंग नहीं होती है चीज़ की, और हनी कॉम मेरे ख्याल में रहता ही रहता है। और जब कॉलम में हनी कॉम रह गया तो वो प्रॉपर चीज़ नहीं है। तो आपको कॉलम जो कास्ट करने हैं अलग से करो, ब्रिक वर्क फिर बाद में, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, हमारा स्लैब का लोड कॉलम पे जाएगा, कॉलम टाई बीम या प्लिंथ बीम पे नीचे फुटिंग में। तो ये तरीका अगर कॉलम ब्रिक का ये एक लोग करते हैं यूज़ शटरिंग बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, लेकिन इससे कंस्ट्रक्शन सही नहीं होती है मेरे ख्याल में। और जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, तो टूथिंग आपको करनी चाहिए। ये सही प्रोसेस किया गया। जब दूसरी जॉइंट यहाँ बनेगा, ब्रिक वर्क दूसरा किया जाएगा, तो जो प्रॉपर जॉइंट होता है तो इस हिसाब से आपको टूथिंग छोड़नी ही छोड़नी है। ये भले आप नई कंस्ट्रक्शन के लिए छोड़ो, जहाँ अभी जो पार्टीशन वॉल के लिए छोड़ो, लेकिन टूथिंग छोड़ी रहेगी। तो ये बेस्ट प्रोसेस होता है। कई जगह पे टूथिंग नहीं छोड़ते हैं, फिर प्रॉपर जब जॉइंट नहीं बनता तो बीच में दीवारों के क्रैक आ जाता है। प्लास्टर कर देते हैं, छुपा तो देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं, और प्रॉपर टूथिंग आपको छोड़नी ही छोड़नी है। और फिर हम यहाँ चलते हैं, यहाँ हम देखते हैं कॉलम का सरिया डाला। जैसे मैंने देखा 10 mm का सरिया, ठीक है, 10 बीच में 10 mm का, बीच में 12 mm का सरिया, दोनों सरिया यूज़ किए। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है, ये डिप्लेक्स घर बनेगा फ्यूचर। मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में, फ्यूचर प्लानिंग के साथ हमें कॉलम डिसाइड करने होते हैं, और स्पेसिंग तो प्रॉपर से नहीं दी गई है, स्पेसिंग ज़्यादा ही दिख रही है, तो ये गलती होती है। प्रॉपर कॉलम तो दे देते हैं, नाम के कॉलम हो जाता है कि कॉलम हमने प्रोवाइड किए थे, लेकिन जो कॉलम प्रोवाइड करना है, क्योंकि बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, अप्रॉक्स जो 1 मीटर से नीचे से ऊपर 1 मीटर तक फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे स्पेसिंग अगर आप दे रहे हो 250-300 mm, तो वो नहीं है, कॉलम पे डिपेंड करता है, लेकिन ये तो घर की कंस्ट्रक्शन का कॉलम है। तो ये चीज़ों में भी आपको ध्यान देना है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कितनी ज़्यादा पाइप यूज़ की गई है, कंडक्ट पाइप, और यहाँ पे कंक्रीट तो घुसेगा ही नहीं, और यहाँ वॉइड बन जाएगा, और फेलियर के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। 2 मंजिल की, 3 मंजिल की, 4 मंजिल की बिल्डिंग गिर जाती है। ऐसे क्यों गिरती है? क्योंकि उन्होंने फुटिंग पे ध्यान नहीं दिया होता है। अगर आपने फुटिंग नहीं बोल रहा मैं, नीचे का पार्ट पूरा, उसी पे आज जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, जो गलतियाँ की जाती हैं आपके ठेकेदार द्वारा, या आपके द्वारा, या आपके बिल्डर के द्वारा, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे किससे? लेआउट से। तो लेआउट अच्छे से हो गया तो हमारी फुटिंग अच्छे से बन गई। मतलब जब लेआउट कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि वो प्रॉपर मार्किंग हो, मतलब सही जगह हमारी फुटिंग आए। नहीं तो जब एक्सकवेशन कर लेते हैं, खुदाई कर लेते हैं, तो फुटिंग कहीं और होती है कॉलम की, और खुदाई कहीं और होती है, और तब वैसे ही डाल देते हैं कंक्रीट, और फुटिंग इसेंट्रिक हो जाती है, और इसेंट्रिक जब होगी, उसको डिज़ाइन वैसा किया नहीं है, तो वो फेल ही होगी। तो आपको जब लेआउट करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, तो बाद में ये वाली दिक्कत नहीं आई। ये पहली गलती होती है जो आपके द्वारा और आपके ठेकेदार द्वारा की जाती है, ठीक है, इसको नहीं करना। दूसरी चीज़, हर जो जगह है, मतलब सॉइल है, थोड़े मतलब लगा लो 500 मीटर बाद सॉइल चेंज हो गई होगी, इवन 100 मीटर बाद चेंज हो जाती है। तो आपको कभी भी वो लेके नहीं चलने कि उधर 3 मंजिल की स्टोरी बनी थी और उन्होंने 2 मीटर एक्सकवेशन फुटिंग की थी, 2 मीटर खड्डा किया था। ऐसा नहीं कर रहे हैं, हर एक सॉइल अलग है, तो उसका प्रॉपर से। अभी मेरे ख्याल में अभी कोई घर की कंस्ट्रक्शन आपको बिना इंजीनियर के नहीं करवानी चाहिए। आर्किटेक्ट को मस्ट हायर करो, लाखों में पैसे लगते हैं, 10 से 20 हज़ार रुपया देने में कुछ नहीं है। अगर दोगे तो आपका घर ही स्ट्रांग बनेगा। जिसकी लाइफ 30 साल होने वाली थी, उसकी 60 साल उम्र हो जाएगी घर की, और अर्थक्वेक में भी आपको बचा के रखेगा। तो आपको प्रॉपर डिज़ाइन लेना है कि कितने बाई कितने की लेंथ कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी, वो सब चीज़ें।
उसकी गहराई कितनी रखनी है, वो सब चीज़ें वो एक इंजीनियर से आपको लिखवा लेनी है। और ये नहीं है मतलब इंजीनियर, मेरे ख्याल में आर्किटेक्ट के पास जाओ, इंजीनियर के पास नहीं जाना चाहिए। आर्किटेक्ट के पास जाओ जिसने इस चीज़ की पढ़ाई की है। बाकी इंजीनियर करते हैं डिज़ाइनिंग का कोर्सेज वगैरह, लेकिन आर्किटेक्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सॉइल के हिसाब से करना है, मतलब जो जैसे जहाँ पानी वाले एरिया होता है एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पे अलग फुटिंग आती है। ब्लैक कॉटन सॉइल है, वहाँ पे अलग फुटिंग आती है। हर चीज़ पे हमारे चैनल में वीडियो 1200 प्लस वीडियो है, इन्हीं चीज़ों पे है वो। ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी आपको ध्यान रखनी है कि जो पीसीसी करते हैं हम लोग, जो कंक्रीट यूज़ करते हैं, पहले तो मैंने देखा है कि पीसीसी करते नहीं है, ऐसी हालत की होती है। जैसे सामने आप देख रहे हो ना, ये किस हिसाब की पीसीसी है, इसमें कोई फंक्शन नहीं है पीसीसी का। जब इसमें सरिया रखोगे थोड़े टाइम बाद कंक्रीट हो गया, नीचे से जो पानी होगा ना रिस के ना सरिये में चला जाएगा। और जब सरिये में चल गया, सरिया 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल बाद डिट्रॉइट खत्म हो जाएगा वो सरिया। तो वहाँ पे टेंशन को काउंटर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कंक्रीट कितना करेगा, जब लोड बढ़ेगा तो दिक्कत तो आएगी, नीचे बैठेगा वो, एकदम से घर तो नहीं टूटेगा लेकिन बैठेगा नीचे। और फिर बोलते हो कि थोड़े टाइम बाद क्रैक्स आ जाते हैं घर में, वो रीज़न होता है। तो आपको प्रॉपर पीसीसी करनी है। और लोगों में पीसीसी और आरसीसी का कोई इतना नॉलेज नहीं है, बस कंक्रीट है, कंक्रीट डाल रहे हैं। देखो भाई, जो पीसीसी है ना, 1:3:6, मतलब 1 में सीमेंट, 3 रेशो में आपकी सैंड और 6 रेशो में एग्रीगेट, ये हो गई पीसीसी। ये प्रॉपर से 75 mm, बल 3 इंच आपको करनी है। कहाँ जहाँ भी मिट्टी पे सरिया बिछाने जाओगे वहाँ पे 1:3:6 का माल बना के डालना ही है मिनिमम, नहीं तो 1:2:4 का डाल दो। ठीक है, अच्छे क्वालिटी का डालने। और जब आरसीसी करनी है, जिसमें भी सरिया आ गया, जिस कंक्रीट में सरिया आ गया वो आरसीसी हो गया हमारा। तो वहाँ पे M20 ग्रेड या M25 ग्रेड, ये ध्यान देना। M25 ग्रेड क्या हो गया, 1:2, मतलब 1 रेशो में सीमेंट, 1 बैग सीमेंट डालोगे, 1 बैग उसमें सैंड डालना और 2 बैग उसमें एग्रीगेट डालना। ये हो गया M25 का माल। और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, अगर फुटिंग में दोगे तो अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर होता है M20 का माल, 1:1.5:3, मतलब 1 बैग अगर सीमेंट डाल रहे हो, 1.5 बैग सैंड डालना और 3 बैग एग्रीगेट डालना, तो आपका M20 ग्रेड बन गया। और प्रॉपर से उसको मिक्स करो। जो जिस तरीके से वहाँ बनाया जा रहा होता है कंक्रीट, जो मिक्सर डाला होता है, तगारी पे तगारी, आपको कैलकुलेशन होती है कभी, तो इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर से पहले कैलकुलेशन लो, उस हिसाब से करो। बाकी यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे ये कैलकुलेशन मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये हो गया। फिर वाइब्रेटर, वो चीज़ें तो हो गई। ठीक है, फिर जो आपका फुटिंग होता है, मतलब जैसे नीचे जाला बांधा जाता है, जो फुटिंग स्टील, बॉटम स्टील हम जिसे बोलते हैं, तो उसका भी प्रॉपर ध्यान रखो। इस तरीके से आपको नहीं प्रोवाइड करना है जैसे ये किया हुआ है, नीचे ईंटें रख दी और 200x200 पे प्रोवाइड कर लिया। प्रॉपर तरीके से होना चाहिए यार। फुटिंग दे रहे हो, किसी के पाँव बना रहे हो, पाँव अच्छे नहीं होगी, पूरी बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो फुटिंग में प्रॉपर एल दो उसको, पॉसिबल हो तो बॉक्स सेक्शन, पूरा बॉक्स बनाओ। ठीक है, नहीं तो पंचिंग शेयर सुना ही होगा, ऊपर से लोड पड़ेगा तो जो फुटिंग होगी टूट जाएगी, बीच में से क्रैक आ जाएगा। जब नीचे क्रैक आ गया, ऊपर क्रैक आ गया, तो पूरा घर गिर गया। तभी वो 3-3 मंजिल की, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग गिर जाती है, क्योंकि उनकी फुटिंग की डेप्थ प्रॉपर नहीं होती और प्रॉपर से उसमें प्रोवाइड नहीं किया होता है। और जब भी आप फुटिंग करो, ऐसे तो ठीक है अगर आप स्क्वायर शेप या ट्रेपेजोइडल उसकी थिकनेस रख रहे हो 230 mm या 300 mm, लेकिन पॉसिबल हो ट्रेपेजोइडल बनाओ। ट्रेपेजोइडल क्या होगी, ऐसे इस तरीके की। और ये इसमें पंचिंग फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक अच्छी फुटिंग मानी जाती है ट्रेपेजोइडल फुटिंग। ट्रेपेजोइडल फुटिंग अगर प्रॉपर डेप्थ में दी होगी, आपके घर को कहीं नहीं जाने देगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होती है। और फिर जब सरिया खड़ा करना है कॉलम का फुटिंग में, तो उसको एल दो, चारों तरफ उसके कोने में एल निकले होने चाहिए। ऐसा नहीं करना है जैसे ये सामने देख रहे हो, एक तरफ एल है, मतलब प्रॉपर से आपके एल जो है चारों कोने पे जाने चाहिए और वो पूरा प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस चीज़ को। और जब फुटिंग में कर रहे होते हैं, मोस्टली मैंने देखा है गलती करते हैं लोग कि ये जो शटरिंग होती है, ये कच्ची शटरिंग यूज़ करते हैं जिसमें ना वाइब्रेटर लगता है। मतलब अगर उसकी करेंगे प्लेट्स वगैरह लगा के या प्लाईवुड लगा के, तो उसको भी प्रॉपर सपोर्ट्स नहीं देते कि ये नाम का है, मतलब फिलअप हो जाएगा थोड़ा ही एरिया। तो उसको प्रॉपर शटरिंग करो, फिर उसमें वाइब्रेटर चलाओ, कंपैक्शन होगी। ठीक है, नीचे कंपैक्टर चला लो, ठीक है यार, ऊपर दिक्कत आएगी नहीं तो ये चीज़ देनी है। कभी भी ब्रिक की शटरिंग आपको नहीं करनी है कि ब्रिक की शटरिंग कर दी, उसमें कंक्रीट कर दिया। कभी कभार ब्रिक भी बीच में रह जाती हैं, वो भी खर्चा बढ़ता है। ब्रिक निकालते टूट जाती हैं, वो भी खर्चा बढ़ता है।
और ब्रिक की शटरिंग में जब हम कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट का जो पानी होता है, स्लरी होती है, वो सब ब्रिक चूस लेती है और आपका पीछे बचता क्या, कुछ नहीं बचता, वो सिर्फ मिट्टी बच जाती है, एग्रीगेट और सैंड रहता है। उस पर कुछ लोड अगर जोर से पड़ेगा वो टूट जाएगा, क्रैक उसमें आ जाएंगे। तो ये हनीकॉम्ब तो आता ही आता है मस्ट। तो आपको ब्रिक की शटरिंग कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं करनी देनी है, ये चीज़ ध्यान देना। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान देनी होती है, क्यूरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फुटिंग की लाइफ, उसकी स्ट्रेंथ 50 गुना बढ़ जाती है अगर आप 10 दिन उसकी तराई करोगे, अच्छे से पानी उसको पिलाओगे। अगर वो नहीं करोगे तो आपकी फुटिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर जब फुटिंग शूटिंग सब कुछ हमारा हो जाता है, फिर हम मिट्टी उसमें फिलिंग करते हैं। मिट्टी फिलिंग एकदम से मत करो, जो मिट्टी वहाँ पड़ी हुई है पत्थर वाली मिट्टी, उस पत्थर वाली मिट्टी को मत डालो। मुरम लाओ कहीं से, सैंड लाओ, उसको प्रॉपर 1 फुट डालते जाओ, कंपैक्शन करते जाओ प्रॉपर। पूरी कंपैक्शन जब पूरी फिलिंग कर दी, रोलर मिलता है, कॉम्पैक्टर मिलता है, उसको दुड़ाओ उस पर या फ्लडिंग करो, पानी डाल दो उसमें। तो इस तरीके से करना है। और जब प्लिंथ बीम करने जाओगे, प्लिंथ बीम आपको पूरे एक साथ पॉसिबल हो एक साथ पूरा प्लिंथ बीम करो। जितने जॉइंट प्लिंथ बीम में होंगे उतने चांसेस होते हैं सेटलमेंट के। तो पॉसिबल हो शटरिंग काफ़ी ज़्यादा लाओ, और जब एक साथ करोगे तो अच्छा है, जॉइंट नहीं रहेगा। अगर टुकड़ों में भी करोगे तो प्रॉपर स्लोप में उस पार्ट को छोड़ो कि जॉइंट जब बने प्लिंथ बीम का तो आप प्रॉपर से जॉइंट उसमें बने। इस पे वीडियो हैं, हर चीज़ जो मैं एक एक वर्ड यहाँ बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ पे हमारी पूरे चैनल में 1200 प्लस वीडियोस हैं। हर एक चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये चीज़ें अगर ध्यान दोगे फुटिंग में, ये मैंने अभी लिमिटेड को 5 से 10 चीज़ें बताई, ऐसी 50 चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, वो आपको चैनल में मिल जाएंगी। और अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए होगी, वो 50 चीज़ों की मैं वीडियो ले आऊँगा। बस आप ध्यान रखो, फुटिंग अच्छे से बनेगी तो आपके घर में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप प्यार दो थोड़ा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो और बेल आइकन ज़रूर दबा लिया करो। थैंक यू गाइस।